नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है व्रत। व्रत यानी कि सर्कल। मैं आपको बता दूं कि इतने कमेंट्स आ रहे थे सर्कल के लिए कि सर सर्कल के बारे में पूरी एक बार इन्फॉर्मेशन बता दीजिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ये बातें समझ में नहीं आती। बड़ा सिंपल सा काम है। व्रत ऐसा चैप्टर है, आप याद करिए कि फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हुआ था ये चैप्टर और 12th क्लास तक। मतलब कोई भी क्लास ऐसी नहीं थी कि जिस क्लास में व्रत के बारे में बात नहीं की थी। मतलब हर क्लास में व्रत के बारे में बात की जाती है। ऐसा क्या है भाई व्रत में? व्रत इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बड़ा सिंपल सा काम है। मैं आपको बता दूं कि व्रत की हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा अनुप्रयोग है इसके। कैसे अनुप्रयोग है? अगर आप जहाँ पर भी अभी खड़े हो थोड़ा सा आसपास नज़र डाल के देखिए, कहीं ना कहीं आपको व्रत दिख जाएगा। कैसे? मेरे को यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? एक मेरा पंखा है, पंखे की वो रिंग जो है वो वृत्ताकार है। हाँ बिल्कुल सही है। जो घड़ी दिखाई दे रही है उसकी जो फ्रेम है वो वृत्ताकार है। मुझे पहिया दिखाई दे रहा गाड़ी का, वो वृत्ताकार है। मतलब बिना व्रत के तो काम ही नहीं चलना है। तो यही कारण है कि व्रत की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। व्रत के बारे में हर क्लास में, बड़ी बड़ी क्लास में भी इसका बड़ा बड़ा चैप्टर होता है और बच्चे परेशान होते रहते हैं, जबकि है कुछ नहीं। बड़ा सिंपल सा काम है। आज के इस वीडियो में को पूरा देखने के बाद आपको मैं ये बता दूं कि सर्कल से रिलेटेड कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आप चाहे किसी क्लास में हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो कहाँ पर फंसते हम? उसकी लैंग्वेज पर फंसते। वो क्या बोलना चाह रहा कई बार हम समझ ही नहीं पाते। फिर उसके बाद में फार्मूले पर फंसते हैं, फार्मूला ही याद नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? आज सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? चलिए, पहली बात तो ये बताइए मुझे कि अगर व्रत का नाम लेते से ही आपको क्या याद आ रहा? याद आ रहा होगा कि आपको ये प्रकार की जरूरत पड़ती है व्रत बनाने के लिए। हाँ, कंपास बॉक्स में जो ये प्रकार है, प्रकार की हमें जरूरत पड़ती है। तो फिर इसकी परिभाषा क्या बनेगी? व्रत की परिभाषा क्या बनती है? तो बड़ा सिंपल सा काम है। जैसा काम वैसा, जैसा नाम वैसा काम। देखिए, जैसा जैसा करेंगे ना, सेम उसी के कैरेक्टर के आधार पर ही इसकी परिभाषा बन जाएगी। मैथ्स की परिभाषा समझना और उसको लिखना बड़ा आसान होता है। ठीक है? बस शर्त यह है कि उसकी मीनिंग को आप समझ लो। तो मीनिंग अगर समझ गई तो सारी चीजें आसान है। देखना आपने प्रकार की खासियत क्या रहती है? जब इसको आप घुमाते हैं या कोई चाप खींचते हैं तो ये वाली जो पिन होती है ना, एक निश्चित स्थान पर स्थित होती है। एक फिक्स स्थान ये बना लिया होता है। ये अपनी जगह से हिलती नहीं है। और हिलता कौन है? जो पेंसिल है, पेंसिल से ऐसा व्रत बनते चलता है। आई ना बात समझ में? तो हो क्या रहा? पहली बार तो मैं ये आकृति जो बना रहा हूँ कहाँ पर बना रहा हूँ? समतल पर बना रहा हूँ कि किसी रेखा पर बना रहा हूँ कि त्रिविमीय में बना रहा हूँ, समष्टि में बना रहा हूँ? नहीं, एक समतल पर बना रहा हूँ। एक बोर्ड है मेरे पास में, एक समतल है। कहने का मतलब ये ऐसी उभरी हुई आकृति नहीं है। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में एक बेलन है, तो मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूँ वो क्या दिखाई दे रहा है? एक वृत्त दिखाई दे रहा है। मैं इसको सीधा करूंगा तो एक बेलन दिखाई दिया। तो कहने का मतलब एक वृत्त समतल है और उसके ऊपर, समतल के ऊपर ये भाग क्या है? उठा हुआ है। तो ये त्रिविमीय आकृति है, ये समतल नहीं है। समतल पर नहीं बन सकती है। हाँ, बनाते हैं हम इसको, समतल पर बनाते हैं, लेकिन दिखाने के लिए इस प्रकार से हम बेलन बना देते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये क्या है? एक्चुअल बोर्ड से बाहर ऐसी उठी हुई हमें प्रतीत हो रही है, यानी कि ये समतल आकृति नहीं है। ठीक है? तो व्रत जो है ना वो एक समतल आकृति है। तो परिभाषा लिखना भी मैं चालू कर देता हूं। किसी समतल पर, किसी समतल पर, समतल पर बना रहे भैया, ये समतल पर हो क्या रहा है यहां पर? इस बात को समझना। ये जो पेंसिल चल रही ना, ये अनंत बिंदुओं से, अरे मैं अगर एक छोटा सा भी रेखाखंड खींचूंगा ना तो ये रेखाखंड अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, कई सारे बिंदुओं से मिलकर बना है। तो ये तो पेंसिल चल रही है, अनंत बिंदुओं का संग्रह हो गया ना। हाँ, अनंत बिंदुओं का संग्रह है। और इसकी खासियत क्या दिखाई दे रही है? ये सारे के सारे जो बिंदु है ना, ये सारे के सारे बिंदु जो है
वो इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। बहुत बढ़िया। आपने साइकिल का इसको पहिया देखा होगा ना, इसमें स्पोक लगे रहते हैं। आप बताइए वो स्पोक जो है छोटे बड़े रहते हैं क्या? एक ही बराबरी के स्पोक रहते हैं। तो बराबर रहने के कारण ही तो ये वृत्ताकार होता है। तो यहां पर हो क्या रहा, किसी समतल पर अनंत बिंदुओं का संग्रह, अनंत बिंदुओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह, अनंत बिंदु है भैया इसमें। जो ये सारे के सारे बिंदु देखिए फिर से और एक बार, यहां पर ये अनंत बिंदु है, ये अनंत बिंदुओं का संग्रह है। ये वाला अनंत बिंदुओं से ही यह पथ बना हुआ है। और सारे के सारे बिंदु एक निश्चित बिंदु से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ये समान दूरी पर स्थित है। ये इसकी दूरियां जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो अनंत बिंदुओं का संग्रह जो कि एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। तब वृत्त बनता है। तो फिर अभी भी क्वेश्चन ये उठता है कि सर अभी भी ये बात समझ में नहीं आई, और बिल्कुल सही बात है। इस बात को जरा ध्यान से समझना कि अभी भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल व्रत बोलते किसको है, व्रत किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है व्रत। तो व्रत देखिए किसको कहा जाता है, व्रत कहा किसको जाता है। तो इधर मैं ये लेता हूं, जो ये अनंत बिंदुओं का संग्रह है ना, देखिए ये वाला ये जो पथ है ना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि भैया व्रत होता क्या है। तो ये जो बिंदुओं का संग्रह है, एक्चुअल कहने का मतलब ये वाला पथ, इस पथ को व्रत बोला जाता है, पथ को व्रत बोला जाता है। अगर आपने तार की एक रिंग बनाई तो उस रिंग को पथ बोला जाता है, ना तो उसके अंदर के भाग को, ना तो बाहर के भाग को, ठीक है ना। तो अनंत बिंदुओं का संग्रह, अनंत बिंदुओं का संग्रह व्रत कहलाता है। बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन परेशान कर देती है बच्चों को, कहलाता है। आई बात समझ में। अब जो ये निश्चित बिंदु था ना, जो ये निश्चित बिंदु था, इस बिंदु को क्या कहा जाता है, निश्चित बिंदु। निश्चित मतलब समझ गए कि नहीं समझे, निश्चित बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है, केंद्र कहलाता है, कहलाता है। आई बात समझ। ये वाला जो है ना, ये वाला बिंदु क्या होता है, व्रत का केंद्र कहलाता है। केंद्र, व्रत का केंद्र। अब ये जो केंद्र है ना, इसको अंग्रेजी में सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, सेंटर। सेंटर मतलब ओरिजिन, सेंटर मतलब ओरिजिन, ओरिजिन भी बोला जाता है इसको। तो इसको प्रदर्शित किससे करेंगे, सी से करेंगे कि ओ से करेंगे, क्योंकि इसको सेंटर भी बोलते हैं और ओरिजिन भी बोलते हैं। एक्चुअल पढ़ क्या रहे हम, सर्कल, और सर्कल की स्टार्टिंग कहां से होती है, सी से होती है। इसलिए उसके केंद्र को सी से जनरली प्रदर्शित नहीं करते हम। कैसे प्रदर्शित करते हैं, सी से सर्कल को प्रदर्शित करते हैं, व्रत को सी से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके जो केंद्र को ओ से प्रदर्शित करेंगे। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसकी त्रिज्या क्या होती है तो सभी को मालूम है। मैं आपको फिर बता दूं कि जो भी बातें मैं बता रहा हूं वो सारी बातें आपको मालूम है, लेकिन इसके बीच बीच में जो छोटी छोटी सी जो बातें बताऊंगा ना, वो आपको देखने में और सुनने में बड़ी हल्की बातें लगेगी, लेकिन वो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने क्या बोला कि केंद्र, केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है
वृत्त का जो निश्चित बिंदु है, जहां पर ये वाली इसकी पीन रहती है, ये वाली पीन रहती है, उस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या, अगर मान लिया जाए मेरे पास में एक वृत्त है, ये वाला वृत्त है, तो वृत्त के इस केंद्र से वृत्त तक की दूरी, ये त्रिज्या कहलाती है। अब आप बोलोगे कि सर ये वाली त्रिज्या है कि ये वाली त्रिज्या है कि ये इधर वाली त्रिज्या है? वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी, ये त्रिज्या कहलाती है। तो सारी त्रिज्याएं होती है, और सारी त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। आप देखिए ना, मैंने जब प्रकार को घुमाया था तो एक निश्चित बिंदु था और समान दूरी पर ही तो घुमा था ये। इसका मतलब केंद्र से वृत्त तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है? रेडियस से। रेडियस बोलते हैं इसको, रेडियस। तो इसको स्मॉल आर से या कैपिटल आर से, दोनों में से किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। रेडियस, रेडियस बोलने के कारण इसको आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुल मिला के यहां से लेके, वृत्त से लेके सीधी सीधी एक रेखाखंड खींच देंगे हम इसके केंद्र तक। तो इसके बीच की जो ये लंबाई है ना, ये त्रिज्या कहलाती है। मतलब ये रेखाखंड है, उसको त्रिज्या बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर अगर मुझे त्रिज्या की परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताऊंगा? तो रटना थोड़ी है, समझना है आपको। बड़ा सिंपल सा काम है। वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु को उसके केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और जो बात है वही बात लिखना है। वृत्त के किसी बिंदु को उसके केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। कितना सिंपल काम है। वृत्त पर मैंने कोई बिंदु लिया और उसके केंद्र तक मिला दिया, तो ये जो पीला वाला है, ये वाला, ये जो रेखाखंड दिख रहा, इसी को वृत्त की क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास क्या होता है? मैं आपको फिर बता रहा हूं कि परिभाषा अगर आपको लिखना है तो वीडियो को रोक के आप लिया करो। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास को बोला जाता है डायामीटर। डायामीटर, डायामीटर बोलते हैं इसलिए इसको डी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी डायामीटर की? अगर मान लिया जाए मेरे पास में एक वृत्त है, देखिए ये क्या है? वृत्त है, और वृत्त का ये क्या है? केंद्र है। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो उसके केंद्र से होकर गुजरता है, तो उस रेखाखंड को वृत्त का व्यास कहते हैं। नहीं आया समझ में? मैंने क्या किया देखना, एक रेखाखंड बना रहा हूं मैं। ठीक है, देखना कैसे बनाऊंगा। एक ऐसा रेखाखंड बनाता हूं जो उसके वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और वृत्त के दो बिंदुओं को पर जाकर मिलता है। नहीं आई बात समझ में? देखिए ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त पर दो बिंदु ले लिए मैंने, एक बिंदु ये वाला ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया, और दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा ना, जो कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरना जरूरी है, तो इसको वृत्त का व्यास कहते हैं। देखना फिर से और एक बार, मैंने एक रेखाखंड बनाया यहां पर जो कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाता है, लेकिन ये इसके केंद्र से होकर गुजरता है क्या? नहीं। तो जब नहीं गुजरता है तो इसको वृत्त का व्यास नहीं बोल सकते हैं। व्यास हमेशा क्या होगा? केंद्र से होकर ही गुजरेगा और वृत्त के दो बिंदुओं को मिलेगा। ये देखिए ये वृत्त का क्या है? व्यास है। यहां से ये बना देता हूं मैं, तो ये भी क्या होगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके केंद्र से होकर गुजर रहा। आई बात समझ में? हाँ। मुझे एक बात बताइए जरा, व्यास को गौर से देखिए आप। इसका एक केंद्र है, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? त्रिज्या बोलते हैं इसको, आर से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। यहां से लेके यहां तक की भी जो दूरी है उसको भी क्या है? वो भी त्रिज्या बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अभी अभी बताया मैंने कि वृत्त के पर स्थित किसी बिंदु को उसके केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि ये पूरा जो व्यास हुआ वो त्रिज्या की अपेक्षा डबल हुआ कि नहीं हुआ?
हाँ हुआ ना, 2 त्रिज्या के बराबर एक व्यास होता है। हाँ बहुत बढ़िया। तो d का मान जो होता है वो क्या होता है, 2r के बराबर होता है। ये बात हमें मालूम होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात, मुझे एक बात बताइए कि इसमें वृत्त कौन सा है। आप बोलोगे कि बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं सर आप, और बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बात है। अभी भी मैं अगर बच्चों से पूछता हूं कि बताओ मैंने ये बनाया, इसमें वृत्त क्या है, कौन सा वृत्त है, तो बच्चे बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा वृत्त है। हाँ बिल्कुल सही है, गलत बात है। देखिए वृत्त, एक्चुअल वृत्त क्या है भाई, तो ये क्या पूरा का पूरा ये है क्या, ये वृत्त है क्या, नहीं ये वृत्त नहीं है। आई बात समझ में। तो वृत्त क्या है, तो वृत्त का मतलब होता है यहां से, देखिए किसी भी बिंदु से, ये जो अनंत बिंदुओं का जो संग्रह है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जो लाल कलर का चाप है ना, इस चाप को वृत्त बोला जाता है। याद रखना, अंदर वाले भाग को या बाहर वाले भाग को वृत्त नहीं बोलते। ये जो चाप है ना ये वाला, इस चाप को ही वृत्त बोला जाता है। चाप मतलब ये पूरा कंप्लीट। इसको अगर आप बात करेंगे कि पहिए की, तो पहिए की टायर का जो बाहरी भाग होता है वो वृत्त होता है। ठीक है ना। अब सुनिए, वृत्त जो होता है ना, इसके 3 भाग होते हैं। वृत्त क्या करता है, 3 हिस्सों में इसको विभाजित करता है। जैसे ऐसा समझिए आप, मेरे पास में क्या है, एक पेपर था, मेरे पास में क्या था, एक पेपर था, और मैंने इस पेपर पर बना दिया वृत्त। ये ऐसा पेपर था और इस पेपर पर बना दिया मैंने वृत्त। हाँ ठीक है, वृत्त बना दिया, ये बन गया वृत्त। अगर मान लिया जाए ये जो वृत्त है ना, वृत्त को कि मैं कटिंग कर देता हूं, वृत्त की क्या कर देता हूं, कटिंग कर देता हूं, काट देता हूं, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। हो गए कि नहीं हो गए, हाँ हो गए ना, 2 टुकड़े हो गए। इन दोनों टुकड़ों में से एक तो है बाहर वाला भाग, देखिए एक क्या है, बाहर वाला भाग है ये वाला। हाँ या ना बोलो, कागज का ये वाला भाग है। हाँ बिल्कुल सही है। तो इस भाग को क्या बोलते हैं, ये जो बाहर है उस भाग को क्या बोलते हैं, वृत्त का बाह्य भाग। क्या बोलते हैं, वृत्त का बाह्य भाग। अरे बाहर है तो बाह्य बोलेंगे ना। और जो ये वृत्त के अंदर है उसको वृत्त का आंतरिक भाग बोलते हैं। देखिए ये जो वृत्त के अंदर है ना, इसको वृत्त का आंतरिक भाग बोलते हैं। वृत्त के क्या है, 3 भाग होते हैं। और ये जो सफेद है ना, ये सफेद वाली लाइन, ये वाली, ये होता है वृत्त। और ये जो पीली वाली लाइनें बनाई ना मैंने, पीला वाला भाग, इसको बोला जाता है वृत्त का बाह्य भाग। और ये जो लाल वाली बनाई अंदर वाली, इसको बोला जाता है वृत्त का आंतरिक भाग। अब देखना, बड़ी सिंपल सी बात है। कई बार कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, और उसमें बोला जाता है कि वृत्त का बाह्य बिंदु P है, Q है, R है, ऐसा कुछ ना कुछ बोला जाता है। देखिए आपको बोला जाए कि P बिंदु क्या है, यहां पर स्थित है, वृत्त के अंदर स्थित है। हाँ क्या बोला जाता है, P बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, तो वृत्त के अंदर कहीं होगा। मान लिया जाए ऐसा बोला जाता है कि Q बिंदु जो है ना वो वृत्त पर स्थित है, इसका मतलब ये जो सफेद लाइन है उस पर कहीं ना कहीं स्थित होगा। यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। और बाह्य बिंदु, वृत्त का बाह्य बिंदु जैसे मतलब वृत्त के बाहर, जैसे मान लिया जाए R मेरे पास में कोई बिंदु है तो ये बाह्य बिंदु है, यस कोई बिंदु है ये यहां पर, तो ये बाह्य बिंदु है, वृत्त का बाह्य बिंदु। तो ये बात याद रहे, ये प्रश्न में जनरल बात है। आपको बोला जाता है कि वृत्त के अंदर में स्थित है, वृत्त पर स्थित है, या वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या देखा यहां पर, बाह्य बिंदु, बाह्य भाग, आंतरिक भाग, आंतरिक भाग और वृत्त, वृत्त ऐसा। तो वृत्त के जो होते हैं 3 भाग होते हैं, है ना, वृत्त के 3 भाग होते हैं।
इसको बोला जाता है एक्सटर्नली पार्ट, इंटरनली पार्ट और ऑन दी सर्कल, ऐसा बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं ना, इंटीरियर, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, इंटीरियर मतलब अंदर का, इंटीरियर मतलब अंदर का, और व्रत पर मतलब व्रत पर स्थित है। क्लियर हो गई बात इतनी? हाँ, चलिए ठीक है। आप नोट करते हुए चलेंगे, है ना। सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, कोई चीज़ रहना नहीं चाहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन को बताऊंगा, ताकि आपको, मैंने शुरू में बोल दिया कि व्रत की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, व्रत के सारे फार्मूलों पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, है ना। सारी परिभाषाओं पर डिस्कशन करेंगे, सारी परिभाषा आपको बनाते आना चाहिए। व्रत का केंद्र क्या होता है तो आपने मेरे ख्याल से नोट कर ली होगी, मैंने 2-3 बार बोला। त्रिज्या, व्यास और इनकी सबकी मैं परिभाषा बोलते गया हूँ। आप वीडियो रोक के उसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। वीडियो रोक के नोट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर सारी परिभाषाओं को बिल्कुल एकदम बारीकी से अगर लिखते रहूँगा तो वीडियो बन जाएगा डबल लेंथ का, डबल लंबाई का वीडियो बन जाएगा, काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है ना, मैं जो बोलता हूँ वीडियो को रोका और उसको अपने शब्दों में लिख दिया, बस इतनी सी बात है। चलिए, मेरे पास में एक व्रत है, ठीक है, मेरे पास में एक व्रत है, ये वाला। मैं क्या करता हूं, व्रत पर कोई भी 2 बिंदुओं को मिला देता हूं, कोई भी, कहीं पर भी। ये ऐसा व्रत पर कोई भी 2 बिंदुओं को मिला देता, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। कोई भी व्रत पर स्थित कोई भी 2 बिंदुओं को मैं मिला देता हूं, मिला दिया, बहुत सारी रेखाएं बना दी। देखिए, ये इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाला ये रेखाखंड है, ये वाला। इस बिंदु को, है ना, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ये है, और इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाला ये रेखाखंड है। कहीं पर भी मिला दो, उससे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। व्रत पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की जीवा कहलाती है। क्या बोला मैंने? व्रत की जीवा, इसको बोला जाता कॉर्ड। व्रत के किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को व्रत की जीवा कहते हैं। मेरे पास में एक ए बी है, तो ए बी क्या हो गई, इसकी जीवा हो गई। ये पी क्यू है, तो पी क्यू क्या हो गई, इसकी जीवा हो गई। ये आर एस है, तो आर एस क्या हो गई, इसकी जीवा हो गई। ये एम एन है, तो एम एन क्या हो गई, इसकी जीवा हो गई। जीवा, जिसको कॉर्ड बोला जाता है। और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो आपको दिख रही होगी यहाँ, ऐसी जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर गुजरती है, जो कि व्रत का व्यास भी कहलाती है। ये भी जीवा है, जो व्यास है ना, वो भी उसकी जीवा है। तो सबसे बड़ी ये बात मालूम होना चाहिए आपको। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं ऐसी बात की जाती है कि आपको समझना है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा की बात की जाती है। तो आपको समझना है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा मतलब उसका व्यास होता है, व्यास को ही व्रत की सबसे बड़ी जीवा बोला जाता है। तो भाई मेसम में क्या होता है, मेसम में पूरा इंफॉर्मेशन का सब्जेक्ट है, ये पूरी जानकारियों का सब्जेक्ट है। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी रहेगी, उतने अच्छे से आप प्रश्न को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, उसको उतने अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गई जीवा। जीवा क्या समझ में आ गई? हाँ, जीवा मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। जीवा वाली बात हमने कर ली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जीवा में ये बात है कि भाई व्रत की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, उसका व्यास होती है, बस। देखिए, मेरे पास में एक व्रत है, ये क्या है, व्रत है, ठीक है। इस व्रत को क्या करता हूं मैं, कैंची से कट कर देता हूं, कट कर देता हूं। ये देखिए, मैंने कैंची से क्या कर दिया, इसका कट कर दिया, कट कर दिया, हाँ ठीक है, काट दिया भैया इतना। तो ये इसी व्रत का तो भाग है ना, इसी व्रत का तो टुकड़ा है,
ये देखिए इसी के ऊपर फिक्स हो गया कि नहीं, हाँ हुआ ना। तो मैंने क्या किया, इस टुकड़े को यहां से कट कर दिया, यहां से और यहां से कट कर दिया, तो इसके दो, अरे आपके पास में एक तार की रिंग है और आपने क्या किया, उस रिंग के दो जगह से कट कर दिया, दो जगह से काट दिया, तो दो टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए उस रिंग के, हाँ हो गए ना, दो टुकड़े हो गए। तो जो इसका जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को चाप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चाप। अरे दो टुकड़े हो गए ना भाई, जब एक वृत्त है तो उसके दो टुकड़े हो गए, एक तो टुकड़ा नीचे वाला होगा और एक टुकड़ा ऊपर वाला होगा, ये ऐसे ही तो है, ऐसे दो टुकड़े हो गए कि नहीं हुए, हाँ हुए ना दो टुकड़े, आई बात समझ में, ऐसे दो टुकड़े हो गए इसके, हाँ ठीक है। तो मैं उसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देता हूँ, ये हो गए हमारे पास दो टुकड़े, वृत्त के दो टुकड़े हो गए। तो इसको भी चाप बोला जाता है, इसको भी चाप बोला जाएगा। अब फिर से और एक बार, चाप बोलते किसको है, ये वाले टुकड़े को, ये जो ऐसा ऐसा है ना, ये ऐसा, और एक ये वाला भाग, इन टुकड़ों की लंबाई जो होती है, ये वाला चाप की लंबाई कहलाती है। आया क्या समझ में, इसको क्या बोला जाता है, चाप। तो चाप लिख देता हूं मैं यहां पर, चाप। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है आर्क। क्या बोला जाता है, आर्क। मैं सारे फार्मूले भी बताऊंगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं, पहले जानकारियों को कलेक्ट कर लेते, फिर उसके बाद में अपन फार्मूले भी करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, टुकड़े तो किए हमने, अरे टुकड़े किए कि नहीं किए, हाँ किए ना, टुकड़े किए। अगर कोई छोटा टुकड़ा, छोटे बड़े टुकड़े कर दिए, तो इसको क्या बोला जाता है, लघु चाप बोला जाता है। अरे छोटा है तो लघु चाप और बड़ा है तो दीर्घ चाप। आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा अभी के अभी, मुझे मालूम है, और सर बराबरी की रहे तो, बराबरी की रहे तो फिर क्या बोलेंगे, फंसा दिया ना क्वेश्चन को, आधी आधी रहेगी तो आधी इधर आधी इधर, तब क्या बोलेंगे, तो अर्धचाप बोला जाएगा इसको। क्या बोला जाएगा, अर्धचाप, ठीक है ना। ये क्या हो गई, अर्धचाप हो गई। समझ में आ गई बात। तो ये जो चाप है ना, वो तीन नाम होते हैं इसमें, एक लघु जिसको माइनर बोला जाता है, लघु चाप, और एक होती है दीर्घ, दीर्घ चाप, और एक होती है उसकी हाफ यानी कि अर्धचाप। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से उसको कट करने पर हो सकते कि दोनों छोटे बड़े हैं, छोटे बड़े हैं तो छोटे को लघु, बड़े को दीर्घ यानी कि माइनर, और इसको मेजर, और इसको अर्धचाप, सेमी आर्क, अर्धचाप, ठीक है, सेमी बोला जाता है, सेमी आर्क, ठीक, या हाफ आर्क भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, चाप वाली बात हमारे यहां पर क्लियर हो गई। अब इनके सबके फार्मूले भी बनेंगे, फार्मूले भी बनाएंगे हम, सारी चीजें बनाएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट ही किया था कि सर्कल से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं यहां पर देने वाला हूं। अब सुनना जरा ध्यान से, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक वृत्त है, हाँ यही वाला वृत्त है, वृत्त का ये क्या है, केंद्र है, क्या है, केंद्र है, हाँ ठीक है। मैं क्या करता हूं, कैंची से इस वृत्त के दो टुकड़े कर देता हूं, कैंची से दो टुकड़े कर देता हूं सीधे सीधे, ठीक, ऐसे, मतलब कुल मिला के कैंची से यहां से मैंने कट कर दिया, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, तो कैंची से कट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दो भाग दिख रहे हैं। कौन से, एक तो ये वाला भाग दिख रहा, हाँ बिल्कुल सही है,
और एक भाग ये वाला दिखाई दे रहा, ये वाला बड़ा वाला भाग। अरे हाँ या ना? हाँ, ये ऐसे दो भाग दिख रहे हैं, कैंची से कट करके अलग ही कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको बोला जाता है व्रतखंड। इसको क्या बोला जाता है? व्रतखंड। इसको क्या बोलते हैं? व्रतखंड। व्रतखंड। और ये वाला भाग है, ये भी तो खंड ही है ना भाई, टुकड़ा ही तो है, व्रत का टुकड़ा ही तो है। इसको भी क्या बोलते हैं? व्रतखंड। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेगमेंट। सेगमेंट। और इसको भी सेगमेंट ही बोलेंगे, सेगमेंट। लेकिन यहां पर भी देखिए ना, मजेदार बात है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो जो छोटा है ना, ये वाला छोटा भाग दिखाई दे रहा, तो इसको बोलेंगे लघु। लघु व्रतखंड। लघु व्रतखंड। और ये बड़ा है इसलिए इसको बोलेंगे दीर्घ व्रतखंड। इसको इंग्लिश में बोला जाता है माइनर। माइनर सेगमेंट। और इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। ये बात समझ में आ गई? तो जो व्रतखंड है ना, व्रतखंड, अच्छा अगर आधा कर दिया जाए तो, आधा कर दिया जाए तो, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में एक व्रत था, है ना, एक व्रत था, और इस व्रत के क्या मैं दो टुकड़े बराबरी के कर देता हूँ। देखिए बिल्कुल बीच में से कट कर दिया, तो फिर इसको अर्ध व्रतखंड बोलेंगे। अरे आधा कर दिया तो अर्ध व्रतखंड बोलेंगे ना, अर्ध व्रतखंड। कोई भी व्रत का जो नाम है ना, प्रश्न जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी शब्दावली का उपयोग किया जाता है। सबकी परिभाषा लिखते हुए चलना आपको, ठीक है ना, सबकी परिभाषा और उसका डायग्राम भी बगल में बनाते हुए चलना है, ताकि भविष्य में कभी भी सर्कल से रिलेटेड कुछ भी पूछ ले भैया, कुछ भी फार्मूले भी और फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ भी आ जाए, सारे आपसे बनना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दूंगा। अब यहां पर देखिए मेरे पास में क्या है? व्रतखंड है ना, क्या है? व्रतखंड। व्रतखंड। और व्रतखंड को भी आप तीन भाग में विभाजित कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार से। इसी प्रकार से तीन भागों में आप इसको विभाजित कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? तीन भाग क्या हो जाएंगे? एक लघु व्रतखंड, एक दीर्घ व्रतखंड और एक अर्ध व्रतखंड। बस, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक व्रत है, ठीक है। ये क्या है? व्रत है, ये वाला, ये व्रत है। मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूं। तो आप बोलोगे कि सर अभी भी तो किए थे, इससे पहले भी तो किए थे, अब क्या करने वाले हो? मैं दो टुकड़े करता हूं। और दो टुकड़े कैसे करता हूं? दो टुकड़े बड़े मजेदार करता हूं मैं, देखना कैसे। इसका जो केंद्र है ना, वहां से दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या और एक दूसरी त्रिज्या। मैं क्या कर रहा हूं? इसके व्रत के त्रिज्याओं के पास से कट कर देता हूं। आया समझ में? अरे क्या, कहां से कट किया मैंने? व्रत की जो त्रिज्या है ना, दो, कहीं से भी, कोई जरूरी नहीं कि यहीं से कट करूंगा मैं, ये यहां से कट कर देता हूं। तो यहां पर भी इसके दो भाग बने। यहां पर देखिए कि एक भाग तो बन गया ये वाला, और दूसरा भाग बन गया ये वाला। ऐसे दो भाग बन गए। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि कहां से कट किया? पहले आपने किया था इसकी जीवा के पास से। अरे ये जो जीवा है ना, उससे पहले कहां से किया था? जीवा के पास से कट के, जीवा से कैंची चलाई थी आपने, तो इसको व्रतखंड बोलेंगे, है ना। और अब कहां से कट किया मैंने? त्रिज्या के पास से कट किया। तो अरे बड़ा सिंपल सा काम है, कहां से कट किया? त्रिज्या के पास से, तो इसको बोला जाएगा त्रिज्य खंड। त्रिज्या के पास से कट किया तो त्रिज्य खंड, और इसको भी बोला जाएगा त्रिज्य खंड।
लेकिन आप फिर वही बात आ गई, सर एक छोटा है एक बड़ा है। हाँ बिल्कुल सही है, जो छोटा है उसको लघु, जो बड़ा है उसको दीर्घ, तो ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड है ना, लघु त्रिज्यखंड। और इसको बोला जाता है दीर्घ, दीर्घ त्रिज्यखंड। आ गई बात समझ में? आपके मन में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मान लिया जाए कि ऐसा हो जाए तो कैसा भाई, एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है, और मतलब कुल मिला के ओवरऑल दोनों त्रिज्या मिलके उसका व्यास बन गई, यानी कि आधे से कट कर दिया आपने। कहां से कट किया, आधे से कट कर दिया। तो अब इसको क्या बोलेंगे और अब इसको क्या बोलेंगे? तो बड़ा सिंपल सा काम है, त्रिज्या के पास से थोड़ी कट हुआ, ये इसके व्यास के पास से कट हुआ, तो इसको अर्धवृत्त, और इसको भी अर्धवृत्त। कहने का मतलब अब इसको आप अर्धवृत्त बोल दो, चाहे अर्धवृत्त खंड बोल दो। अर्ध, अरे आधा ही तो वृत्त है, वृत्त का खंड है, आधा टुकड़ा है बराबर वृत्त का आधा टुकड़ा है, तो अर्धवृत्त खंड बोल दो या तो अर्धवृत्त बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो कुल मिला के जो त्रिज्य खंड है उसको दो ही कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम। किसको? वृत्त खंड या त्रिज्य खंड, सॉरी क्या, त्रिज्य खंड। दो भागों में विभाजित करेंगे, एक लघु त्रिज्य खंड और एक क्या हो गया, दीर्घ, दीर्घ त्रिज्य खंड। अर्ध बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अर्ध को अर्धवृत्त ही बोला जाता है, तो यहां पर बात वो वाली खत्म हो जाती है। चलिए ठीक है, नोट करते चलेंगे, बराबर उसके बगल में डायग्राम बनाते चलेंगे, उसकी परिभाषा लिखते हुए चलेंगे। मैं आपको बता दूं कोई चीज नहीं छूटने वाली है, सारी चीजें मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। अब ये मेरे पास में एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, अच्छा इसका मैंने नाम इंग्लिश में नहीं लिखा, इसको सेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्टर। ये मेजर सेक्टर, सॉरी माइनर सेक्टर, और ये मेजर सेक्टर है ना, इंग्लिश में तो नाम वही चलेंगे, ये माइनर ये मेजर। हाँ ठीक है। परिधि को बोला जाता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, और सरकमफ्रेंस होने के कारण ही इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। यही कारण था कि जो इसका केंद्र है उसको ओ से प्रदर्शित किया था। दो चीज़ों के नाम एक जैसे रखना ठीक नहीं ना, एक ही टॉपिक है, एक ही चैप्टर है ना, तो इसको भी सी से उसको भी सी से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। अरे एक ही परिवार है और एक ही परिवार में दो नाम अगर है ना, दो बच्चे हैं, दोनों के एक ही नाम है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि केंद्र को ओरिजिन से प्रदर्शित किया जाता है और परिधि को सी से प्रदर्शित किया जाता है। अब सुनिए जरा, अब आ गए अपन फार्मूले पर, और फार्मूला क्या होता है इसकी परिधि का। पहली बात तो परिधि क्या होती है ये बात समझ लो, बड़ा सिंपल सा काम है। मान लिया जाए कि मेरे कॉलोनी में एक वृत्ताकार पार्क है। वृत्ताकार पार्क होते कि नहीं होते? एक वृत्त के जैसा पार्क है, इसके अंदर यहाँ पर गेट है और इसके अंदर बढ़िया हरियाली और पेड़ पौधे लगे हुए है ना। टाइम पास के लिए, वहाँ पर मनोरंजन के लिए हम घूमने जाते हैं। अगर मुझे बोला जाए कि इस वृत्ताकार पार्क की परिधि बताइए, सरकमफ्रेंस बताइए, तो बड़ा सिंपल सा काम है। इसकी ये जो आउटलाइन है ना, बाहरी सीमा है ना ये वाली, इसकी लंबाई को परिधि बोला जाता है, सरकमफ्रेंस बोला जाता है। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो गड़बड़ कर दी है, जो वृत्त था मैंने जहां से लाइन खींची है ना, सर इसको वृत्त भी बोल रहे हैं आप और उसको परिधि भी बोल रहे हैं।
एक कन्फ्यूजन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। देखना, एक्चुअल ये जो लाल वाली है ना, ये वाली लाल वाली लाइन, इसको व्रत बोला जाता है। लेकिन इस लाल वाली लाइन की जो परिधि लंबाई है ना, लंबाई को परिधि बोला जाता है। जितनी भी उसकी लंबाई होगी वो उस व्रत की परिधि कहलाती है। आया समझ में? तो कहने का मतलब, आप एक प्रैक्टिकल मैं आपको सौंप रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देखना। आप क्या करना, एक व्रत बनाना अपने पेपर पर, और व्रत पर एक बिंदु से ऐसा धागा बिछाना चालू कर देना, एक ऐसा धागा बिछाना चालू कर देना, और यहां पर होने के बाद में उसको कट कर देना। ये जरूर करके देखना, आप लाइफ टाइम याद रहेगा। तो एक धागा, अरे मैं बोलूंगा कि भाई इसकी लंबाई पता करना है, तो आप स्केल से नापोगे तो गलत हो जाएगी, क्योंकि स्केल तो इधर उधर खिसक जाएगी। ये वृत्ताकार है, स्केल क्या लंबाई, सीधी सीधी लंबाई को मापने में आसानी होती है उसमें, ऐसे वृत्ताकार मापने में दिक्कत जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां से क्या करना, एक रस्सी बिछा देना और पूरा एक चक्कर हुआ तो उसको कट कर देना। कर दिया कट? हाँ। अब उस रस्सी को लंबा करके स्केल से माप लेना उसको। आपने क्या किया, परिधि जो थी ना उसको स्केल से माप लिया और यहां पर लिख दिया आपने। फिर क्या करना है, इसका व्यास भी मापना है। आप बोलोगे व्यास कैसे मापेंगे सर? अरे जितनी त्रिज्या का आपने व्रत बनाया था उसका डबल कर दो। व्यास जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, तो उसका डबल कर दो। तो चलो डबल कर दूंगा मैं, तो ये क्या हो गया, डी। व्यास मतलब 2r, 2r। ये करके देखना। ये करने के बाद कैंसिल वेंसिल ये वो सब करने के बाद लगभग आपका जो मान आएगा वो 22/7 आएगा। एग्जैक्ट नहीं, लगभग आएगा। और आप क्या करना, ये छोटा सर्कल था, अब इससे बड़ा वाला सर्कल लेना, थोड़ा सा और बड़ा व्रत बनाना। उसमें भी यही काम करना, व्रत की परिधि की लंबाई और उसकी व्यास की लंबाई मतलब 2r की लंबाई, दोनों का अनुपात देखना। और दोनों का अनुपात जो होता है ना वो हमेशा कैंसिल वेंसिल करने के बाद में 22/7 ही आएगा, लगभग, ठीक से नहीं। तो कुल मिला के व्रत की परिधि और उसके व्यास का जो अनुपात होता है वो एक निश्चित होता है, फिक्स होता है, उसमें बदलाव नहीं होता है। और मैथ्स में जो चीज बदलती नहीं है उसको क्या बोला जाता है, अचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अचर। और अचर को किसी भी एक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। अब कौन से चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो उसको पाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पाई के द्वारा। अब आप बोलोगे कि सर पाई से ही क्यों, है ना, ए से क्यों नहीं, बी से क्यों नहीं, एक्स से क्यों नहीं। एक्चुअल क्या है, ग्रीक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज, उन्होंने भी इस पर काफी कुछ काम किया था। और इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, है ना, उन्होंने भी काफी कुछ काम किया इस पर। अब उस काम पर मैंने अलग से वीडियो बनाया, पाई पर ही एक अलग वीडियो बनाया, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं, पूरी चीजें बताइए उसमें, सारी डिटेल। लेकिन हमारा यहाँ पर टॉपिक है सर्कल, तो जितनी ज्यादा जरूरी है उतनी बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखना, पाई क्या होता है, एक्चुअल ग्रीक वर्ड है। जैसे अल्फाबेट्स होते ना, हिंदी में 52 खड़ी, अ आ ई उ क क ख ग घ, ये होता है। इंग्लिश में क्या होता है, 26 लेटर होते हैं, 26 कैपिटल और 26 स्मॉल। ऐसे ही ग्रीक में 24 लेटर होते हैं। ग्रीक के अल्फाबेट जो है ना उसमें 24 लेटर होते हैं। उसका 16वां लेटर है ये वाला, 16वां लेटर पाई। तो पाई से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और पाई का लगभग जो मान होता है 22/7 होता है। अब क्या किया, इसका तिर्यक गुना कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई और r, और बराबर से क्या हो गया, परिधि हो गया, बस। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है। तो व्रत की परिधि क्या हो गई, 2 पाई r, 2 पाई r। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब सुनिए जरा, अगर मान लिया जाए एक मेरे पास में व्रत है, ठीक है, एक मेरे पास में व्रत है, यही वाला व्रत है, मान लिया जाए, इसको मैं हटा देता हूं, और एक व्रत है मेरे पास। इस व्रत की त्रिज्या
7 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और आपसे बोला जाए कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो आप परिधि का मतलब क्या हो गया कि यहां से लेके ये वाली जो लंबाई है वो लंबाई कितनी होगी ये बताओ। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ना। तो आपको मालूम है कि परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। आपको मालूम है कि 2 और पाई का मान होता है लगभग 22/7 और आर का मान कितना है? आर का मान कितना है? आर मतलब इसकी त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है? 7 और 7 से 7 कैंसिल, तो ये क्या हो गया? 44। क्या इसकी इकाई क्या है? सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा? सेंटीमीटर। कई बच्चे इसका स्क्वायर लगा देते जो कि गलत है। स्क्वायर क्यों नहीं लगाएंगे भैया मेरे? ये एक लंबाई है, लंबाई, क्षेत्रफल नहीं है। ये क्या है? लंबाई है। तो जो भी इसकी त्रिज्या की इकाई होगी वही वाली इकाई यहां पर आपको लगाना है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गई बातें और ये बड़ी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ी होगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक ये वृत्त है। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं हम, है ना। क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल का मतलब इसने कितना स्थान घेर के रखा है। हमने एक वृत्त बनाया, अब इस वृत्त ने कितना स्थान घेर के रखा, तो जितना स्थान घेर के रखा ना इसने, वो उसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल मतलब जैसे मान लिया मैंने ये पंजा लगाया यहाँ पर, तो मेरे पंजे ने कितना स्थान घेर के रखा, तो मेरे पंजे ने इतना स्थान घेर के रखा है, तो जितना स्थान घेर के रखा वो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। आई ना बात समझ में? चलिए ठीक है। ये होता कितना है? तो बड़ा सिंपल सा काम है, इसको एक प्रैक्टिकल की तरह हम देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ, बराबरी के ऐसे 2 टुकड़े कर देता हूँ। हाँ, फिर बराबरी के 4 टुकड़े कर देता हूँ। 4 टुकड़े कर दिए, 4 के बाद में 8 टुकड़े कर दिए। देखिए 8 टुकड़े कर दिए। मतलब हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है। फिर 16 टुकड़े कर दिए और बीच बीच में से कट कर दिए। और मैं आपको बता दूं, ये सारे पार्ट जो है ना इक्वल है। मतलब ये जितने भी टुकड़े किए कैंची से हमने काट दिया। इस पर नंबरिंग लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने टुकड़े किए? 16। और सारे टुकड़ों को हमने क्या किया? कैंची से काट दिया। कैंची से काटने के बाद मतलब यहां तक तो ये आधा है ना, आधा ऊपर है आधा नीचे है, ऐसे पूरे टुकड़े हमने कर दिए। इसको अरेंज कर देते, जमा देते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और जब इसको जमाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार की आकृति आपको प्राप्त होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी ना, ऐसी ही कुछ आकृति प्राप्त होगी, क्योंकि सब लगभग त्रिभुजाकार यहां पर दिखाई दे रहे। मुझे एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। मुझे एक बात बताइए कि यहां से लेके यहां तक और पूरी लंबाई कितनी है इसकी? तो अभी अभी तो बनाया हमने 2 पाई आर, 2 बार पाई आर, 2 बार पाई आर। जब 2 बार पाई आर है, इसका मतलब ये वाली लंबाई कितनी होगी? पाई आर। और नीचे वाली भी लंबाई कितनी होगी? पाई आर। और ये 1 से लेके 8 तक का भाग कौन सा है इसमें? ये वाला है कि नहीं? ये वाला भाग। हाँ, तो इसका मतलब ये लंबाई हो गई पाई आर और ये भी लंबाई कितनी हो गई? पाई आर। और इसकी त्रिज्या वाला ये वाला जो भाग है ना, वो कहां पर गया? वो ये वाला है त्रिज्या वाला भाग, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितनी है इस वृत्त की? आर है। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या ये आयताकार दिखाई दे रहा? क्या पूरी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अभी 16 पार्ट किए मैं। अगर 64 पार्ट कर दूं, 128 पार्ट कर दूं, 1024 पार्ट कर दूं इसके, तो क्या हो जाएगा?
जैसे जैसे आप पार्ट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे छोटे पार्ट बढ़ाएंगे, ये सीधा होते हुए आपको प्रतीत होगा। मतलब एक टाइम जरूर ऐसा आ जाएगा कि ये प्रॉपर तरीके से आयताकार हो जाएगा। तो सिंपल सा काम है कि मैंने इसके टुकड़े बनाने के बाद ऐसा आयताकार किया, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल तो बराबर होगा ना। हाँ, बिल्कुल बराबर होगा। तो ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। और लंबाई कितनी है इसकी? पाई आर, और चौड़ाई कितनी है इसकी? आर। तो ये क्या हो गया? पाई और आर 2 बार आया तो आर का स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये होगा पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों फार्मूलों को याद रखना आपको। परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले है। मतलब क्षेत्रमिति के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फार्मूले है ये 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर। अब देखना इसके कितने सारे फार्मूले बन जाएंगे, बहुत सारे फार्मूले बन जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि हर फार्मूले को रटने की कोशिश करते हैं। भैया मेरे फार्मूलों को रटोगे तो भूलोगे, कभी क्वेश्चन सही नहीं बना पाओगे। अगर आपने फार्मूले को की और क्वेश्चन की अगर थीम को अगर सही तरीके से समझ लिया ना, तो कभी जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इजी हो जाएगा। अच्छा, इतने आसान क्वेश्चन मैथ्स में तो ऐसे ही रहता है। जितना आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे स्ट्रांग होगा आपका बेसिक मैथ्स, उतना आसान बनते चला जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को। कैसा? हमें क्या कर दिया? ऐसे ये कर दिए, दोनों को मिला दिया। तो मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि ये वाली लंबाई बताओ, ये वाली लंबाई, चाप खंड की लंबाई। मतलब इसको मिलाना जरूरी नहीं है, इसको नहीं भी मिलाएगा तो चलेगा। आपसे क्या बोला है? इस चाप खंड की लंबाई बताओ, ये वाले टुकड़े की लंबाई। तो बड़ा सिंपल सा काम, आपको क्या करना है? इनको दोनों को ऐसा मिला देना है केंद्र से, और इसको क्या बनाना है? त्रिज्य खंड जैसा बना देना है। हाँ, बना दिया। अब आपको यह देखना है कि यहां पर जो कोण बन रहा वो कितने अंश का कोण है? थीटा अंश का कोण है। आपसे लंबाई कौन सी पूछी जा रही है? ये वाली लंबाई पूछी जा रही है, ये वाली। और आपको लंबाई किसकी मालूम है? ये पूरी लंबाई मालूम है आपको, तो इतनी आधी अधूरी की थोड़ी मालूम है। ये पूरी लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर। हाँ, 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर तो लिख ही दो, 2 पाई आर तो लिख ही दो। इस चाप खंड के द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित हो रहा? कितने अंश का कोण अंतरित हो रहा? तो थीटा अंश का कोण अंतरित हो रहा। तो थीटा को 360 से डिवाइड कर दो। अब आप बोलोगे कि सर थीटा कहां से मिलेगा हमें? तो जब भी आपको इस चाप खंड की लंबाई पूछी जाएगी, तब आपको इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितने डिग्री का कोण, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, मतलब इसके सेंटर पर जो इस चाप ने एंगल बनाया है, अंतरित किया है, ये कोण की माप आपको दी जाएगी, तभी आपसे ये पूछेंगे। अगर मान लिया जाए यहां पर, अगर मान लिया जाए कि आपसे क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ कि ये जो वृत्त है, ये वृत्त है, इसके मैं 4 टुकड़े कर देता, आधे कर देता हूं, मैं 2 टुकड़े कर देता हूं। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? ये इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? तो बड़ा सिंपल सा काम है। इस परिधि ने इसके केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाया? 180 अंश का कोण। तो 180 बटे 360 गुणित 2 पाई आर। 180 से ये 2 बार कैंसिल और 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो कितना बचेगा? पाई आर। पाई का मान और आर का मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, इसकी लंबाई पता चल जाएगी। डायरेक्ट भी आपको इतना करने की क्या जरूरत है? अर्धवृत्त की परिधि बोलिए ना आपको, अर्धवृत्त की परिधि
तो परिधि क्या होगी, पूरे वृत्त की 2 पाई आर, तो आधे वृत्त की क्या हो जाएगी, पाई आर, आधा। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि आपसे इसकी परिधि पूछी, किसकी, देखना आपसे पूछा है चौथाई भाग की, इसकी परिधि पूछी है, इसकी इतने की परिधि, ये वाली लंबाई पूछी है आपसे, ये वाली। तो मुझे एक बात बताइए कि इसने केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित किया है। तो आप बोलोगे कि ये तो पूरा चारों मिला के 360 अंश होता है, तो इसका चौथाई क्या हो गया, 90 अंश का कोण होगा। तो क्या करोगे, 90 डिवाइडेड बाय 360 और इंटू 2 पाई आर, बहुत बढ़िया। और इसकी गणना करेंगे, मतलब ऑटोमेटिक फार्मूले बनते जा रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है। ये थीटा डिवाइडेड बाय 360 क्यों किया, क्योंकि केंद्र पर जो पूरे वृत्त द्वारा जो कोण अंतरित होता है वो 360 अंश का होता है, और चाप द्वारा जो अंतरित कोण है उसका उतना भाग ले लेंगे अपन, बस हो गया काम खत्म। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला बन गया, चाप खंड की लंबाई, चाप खंड की लंबाई कितनी होगी, थीटा डिवाइडेड बाय थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर, बस अलग से कुछ रखने की जरूरत नहीं है। लंबाई वाली बात हो रही है तो ये परिधि की मदद लेंगे अपन, है ना, इससे बनेगी। अब अगर मान लिया जाए आपसे इसका जो सेक्टर है ना, त्रिज्य खंड है, उसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो मुझे एक बात बताइए कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये बता दो आप। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर, होता कि नहीं होता, हाँ होता है ना। अब ये पूरे वृत्त ने केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाया, यहां पर 360 अंश का कोण बनाया, हाँ ठीक है। अगर मान लिया जाए आपसे इतने वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ लिया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ लिया, इतना, तो क्या होगा, क्यों, इतना क्षेत्रफल कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, इस चाप ने यहां पर कितने अंश का कोण अंतरित किया, थीटा का, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 कर दो। कोई अगर बच्चा बोलता है कि सर अगर इसका चौथाई भाग पूछा जाए तो, चौथाई भाग कैसा भाई, इसके 4 टुकड़े कर दिए और इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो, अरे तो बड़ा सिंपल सा काम है ना, पाई आर स्क्वायर के 4 टुकड़े कर दिए, तो इसके भी 4 टुकड़े कर दो, 4 से भाग दे दो, बस हो गया काम खत्म। और इस सूत्र से अगर देखना है तो यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा ना, चौथाई है इसलिए, तो 90 डिवाइडेड बाय 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, ये शून्य से शून्य कैंसिल, 9 चौक 36, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, हाँ बहुत बढ़िया। कुल मिला के कान को आप इस हाथ से पकड़ो चाहे इस हाथ से पकड़ो, पकड़ना तो का नहीं है। मतलब अगर आप सही तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि अच्छा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आधा कितना होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और इस सूत्र से अगर केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगा आधा वृत्त, 180 अंश का, तो 180 थीटा का मान कितना हो गया, 180 और बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, तो ये इससे 2 बार कैंसिल, तो ये इतना ही तो आएगा, सेम आया, हाँ। तो चलिए ठीक है, अब हम यहां पर लिखते त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, उसके चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बटे 360 और गुणित पाई आर स्क्वायर। मैं फिर आपको बता दूं कि फार्मूला कोई भी रटना मत, जहां से अगर आपने रटना चालू कर दिया वहां से आपका काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो रटना नहीं है फार्मूला, फार्मूले को समझना है, तो वो लाइफ टाइम याद रहेगा कि ऐसे फार्मूले बनते क्यों जा रहे हैं। अब देखिए अगर मान लिया जाए ये क्या वृत्त है ना, ये क्या है, मेरे पास में एक वृत्त है, हाँ ठीक है।
मैं क्या करता हूं, यहां पर इसका वृत्तखंड बना देता हूं। वृत्तखंड मतलब ये वाला भाग। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस फार्मूले को हम यहां पर कैसा जनरेट हुआ ये बात समझना जरूरी है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके क्षेत्रफल का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, तो फिर उसके लिए कैसा करेंगे, इसको दोनों को मिला देंगे। हाँ बिल्कुल मिला देते हैं, ये मिला दिया, इसको मिला दिया। मुझे एक बात बताइए कि ये पूरा पूरा जो भाग है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये वाले भाग को क्या बोला जाता है, त्रिज्य खंड। और इसको क्या बोला जाता है, ये वाला भाग, ये वृत्तखंड। हाँ बिल्कुल सही है। तो मुझे इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे, ये वाला। तो बड़ा सिंपल सा काम है, मैं क्या करता हूं, ये पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का मुझे फार्मूला आता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला मुझे मालूम है। और इसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देता हूं, ये पीले वाले भाग को हटा देता हूं, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये वाला भाग बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसका नाम मैं दे देता हूं ए बी, और ये क्या हो गया, ओ हो गया। अब देखना, कुल मिला के क्या बोलेंगे हम इसको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसका कहने को तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूं, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि डायरेक्ट फार्मूला लिखूं, मैं बनाना चाह रहा हूं इसको। तो बड़ा सिंपल सा काम है, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे में से ये इसको हटा दूंगा तो ये वाला लाल वाला भाग आपको मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं क्या करता हूं, इस त्रिभुज को थोड़ा सा इधर बना देता हूं, ऐसा त्रिभुज बना, ये ओ है, ये ए है, और ये क्या है, बी है, पलटा दिया, मतलब मैंने ऐसा त्रिभुज बनाया। आपको मालूम है कि ये क्या त्रिज्या आर है और ये भी क्या त्रिज्या आर है। मैं यहां से इस पर लंब डाल देता हूं, इसका नाम डी दे देता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर ये वाला कोण कितने अंश का बन रहा था भाई, थीटा डिग्री का। अरे यहां पर कितने अंश का कोण बन रहा था, थीटा अंश का कोण बन रहा था। इस चाप के द्वारा अंतरित कोण कितना, थीटा अंश का कोण है। तो जब इसका मैंने लंब डाला जाता है, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में लंब डाला जाता है, तो इसका जो कोण होता है ना, वो आधा हो जाता है। ये वाला कोण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है। अगर मुझे AD का मान और OD का मान अगर पता चल जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं ज्ञात कर सकता हूं, हाँ या ना। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। नहीं आई बात समझ में। बड़ा सिंपल सा काम है, बड़ा सिंपल सा काम है। क्या कि यही वाला त्रिभुज मैंने इधर ले लिया, मैं इसका क्षेत्रफल जानना चाह रहा हूं। तो ये पूरा कोण थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा, θ/2। हाँ बिल्कुल सही है। ये आधार है तो इसको मैं बी बोल देता हूं, इसको क्या बी बोल देता हूं और इसको एच बोल देता हूं। अब थोड़ा सा एक ही तरफ का त्रिभुज देखो तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर जितना भी आएगा इसका मान उसको मैं डबल कर दूंगा। अब इसमें मैं लगा रहा हूं त्रिकोणमिति। साइन ये क्या है, देखिए ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। आई ना बात समझ में। थीटा और 90 अंश के बीच की जो भुजा है उसको क्या बोला जाता है, आधार। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण। अगर मैं साइन थीटा का सूत्र लगाता हूं, यार साइन थीटा
और थीटा की जगह क्या है, थीटा बाय 2। कोण कितना है, थीटा बटे 2। तो क्या हो जाता है, ये आधार है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब b बटे r, और r का तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर से r साइन थीटा बाय 2। और इसी प्रकार से मैं कास थीटा का फार्मूला लगाऊंगा तो लंब बटे कर्ण होता है कास थीटा बटे 2, कास थीटा बटे 2 क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो b बटे r। इसका तिर्यक गुना करेंगे तो क्या h, एक तो h है ना, कास का आधार बटे कर्ण होता है, सॉरी गड़बड़ हो गई क्या, आधार बटे कर्ण हो गया। आधार कौन है, h, और बटे r, r का तिर्यक गुना करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r कास थीटा बटे 2। मतलब आपको b का मान पता चल गया, कितना है, b का मान इतना है, और h का भी मान पता चल गया, इतना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बड़ा सिंपल सा काम है, 1/2 त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा था, OD था ना, AOD, AOD का क्षेत्रफल बराबर से 1/2, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, b गुणित h, b गुणित h, और 1/2, और b का मान कितना है, r साइन थीटा, r साइन थीटा बटे 2, और r कास थीटा बटे 2, 1/2। मतलब कुल मिला के इतने का क्षेत्रफल निकाला अभी, इतने का, तो इसका डबल कर दो तो ये भी आ जाएगा ना, तो डबल कर देंगे हम, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज क्या, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुणित, मतलब इसमें 2 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणित 1/2, ये ऐसा लिख देता हूं मैं, 1/2 गुणित 2, और r कितना हो गया, r² साइन थीटा बटे 2 और कास थीटा बटे 2। आ गया क्या समझ में, हाँ। अब देखिए 1/2 जैसे कि वैसे, r² जैसे कि वैसे, 2 साइन थीटा बाय 2 और कास थीटा बाय 2, एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में, 11th क्लास का फार्मूला है, 2 साइन थीटा बाय 2 और कास थीटा बाय 2, ये होता है साइन थीटा, एक सूत्र होता है, साइन थीटा होता है इसका मान, मतलब इसके जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं। आया क्या समझ में, तो कुल मिला के आपके पास में क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल 1/2 r का वर्ग और साइन थीटा। इतनी माथापच्ची इसलिए की कि ये वाला फार्मूला बना कैसे, ठीक है ना। अगर आपका थोड़ा सा 11th-12th वाला कॉन्सेप्ट टच नहीं है तो ये वाली बातें समझने में तकलीफ जाएगी आपको, तो इसीलिए आप इसको न याद रखें, अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास में इतना आ चुका है। अब आप यहां पर देखिए कि r² और डिवाइडेड बाय 2, r² को कॉमन निकाल देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, थीटा पाई डिवाइडेड बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अगर आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको क्या मालूम होना जरूरी है कि यहां पर केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित हो रहा, थीटा, थीटा का मान मालूम होना चाहिए, ये वाली जो साइड है मतलब त्रिज्या का मान मालूम होना चाहिए, तो फिर आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और आप बोलोगे कि सर नहीं मालूम, तो ऐसा नहीं होगा, आपको थीटा और आर दिया रहेगा है, और तब आपसे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। अच्छा, अगर मान लिया जाए, ये थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है क्योंकि बड़ा सा फार्मूला है ना,
ऐसा। अगर मान लिया जाए ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो भी आपको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ये वाला क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और जो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल है उसमें से इसको घटा दो तो ये वाला क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। या तो फिर जब आपसे ये वाला क्षेत्रफल पूछा है ना तो थीटा का मान ये वाला रख दो, जहां जहां थीटा है वहां पर ये रख दो तो फिर मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से तो इन सारे फार्मूलों को आप नोट करके रख लीजिए और इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि एक मेरे पास में वृत्त है, चलो ये वृत्त बना देता हूं मैं। वृत्त की स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा जिसको बोला जाता है टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। बड़ा सिंपल सा काम है भाई। ये वृत्त का केंद्र है, नाम क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श किसको बोलते हैं? जो उसको वृत्त को स्पर्श करे। और आपको मालूम है ना वृत्त किसको बोलते हैं? यही तो। हाँ, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक रेखा है, ये रेखा है, ये वृत्त को स्पर्श करती है, ये स्पर्श कर दिया, टच कर दिया, तो ये जो रेखा है टच करेगी तो इसको स्पर्श रेखा बोला जाएगा। कहां पर स्पर्श कर रही है? इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। और यदि मान लिया जाए ऐसी वृत्त से अंदर बाहर से ऐसी होके निकल जाए, वृत्त के दो बिंदुओं को स्पर्श करे, देखिए एक यहां किया और एक यहां किया, तो इसको सेकेंट बोला जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी। वृत्त को क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया, या इसको सेकेंड बोला जाता है, सेकेंड। अगर मान लिया जाए कि कोई रेखा है इसने प्रतिच्छेद ही नहीं किया तो अप्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है इसको। ये तो वृत्त के बाहर से निकल गई ना, तो इसको क्या बोला जाता है? अप्रतिच्छेदी रेखा है। अप्रतिच्छेदी। अरे प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा भैया, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रहा, ठीक है। ये रही हमारी वृत्त से रिलेटेड, पूरा बोर्ड भी भर गया है ना, पूरी इंफॉर्मेशन। तो वृत्त से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन, इन बातों के आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, इतनी बातें अगर मालूम है तो कहीं पर भी क्वेश्चन समझने में, पढ़ने में हमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ना तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।